हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 14 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 14वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 14वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 14वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प की संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि डीजीपी से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर डीजीपी से यहाँ पर 27 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि सीडीएस से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि डीजीपी से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे सामने पहला अल्फाबेट लेटर दिया गया है डी आता है 4 नंबर पर है। उसके बाद में है जी आता है मेरे भाई 7 नंबर पर है। उसके बाद में है पी आता है 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 7 कितना हो जाएगा 11 और 16 मिलकर बन जाएगा 27। और ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे सीडीएस के अंदर है और सीडीएस से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सी आता है 3 नंबर पर है, सी के बाद में है डी आता है 4 नंबर पर है और डी के बाद में है एस आता है 19 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7 और 19 मिलकर बन जाएगा 26। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 26। और ध्यान से देखिए 26 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 142 के बाद में 150,
150 के बाद में 123, 123 के बाद में 187, 187 के बाद में दिया गया है 62 और 62 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 142, 142 के बाद में दिया गया है 150। तो मेरे भाई 142 से यहाँ पर 150 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 142 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 142 और 8 मिलकर बन जाएगा 150। फिर देखिए 150 से कितना बन रहा है 123। तो मेरे भाई 150 से 123 कैसे बनेगा, तो यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 150 में से क्या कर दें -27 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 123। फिर देखिए 123 से कितना बन रहा है 187। तो मेरे भाई 123 से यहां पर 187 कैसे बन जाएगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 123 के अंदर क्या कर दें +64 कर दें तो 123 और 64 मिलकर बन जाएगा 187। फिर देखिए 187 से कितना बन रहा है 62। तो मेरे भाई 187 से यहां पर 62 कैसे बनेगा, तो देखिए यदि हम 187 में से क्या कर दें -125 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 62। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस 62 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं है ना सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें संख्या दी गई है 8 है, उसके बाद में 27 है, उसके बाद में 64 है, उसके बाद में 125 है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 125 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर संख्या है 8 है। 8 क्या है, तो मेरे भाई 8 है 2 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में देखिए 8 के बाद में क्या है 27 है। 27 क्या है, तो मेरे भाई 27 है 3 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में देखिए 27 के बाद में 64 है। 64 क्या है, तो मेरे भाई 64 है 4 का क्यूब। 64 के बाद में 125 है। 125 क्या है, तो मेरे भाई 125 है 5 का क्यूब। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू संख्या चल रही है और क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। यानी कि यहां पर देखिए पहले 2 का क्यूब, 2 के बाद में 3 का क्यूब, 3 के बाद में 4 का क्यूब, 4 के बाद में 5 का क्यूब। अब 5 के बाद में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर हो जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का क्यूब होता है 216। तो यहां पर संख्या आ जाएगी 216। अब यहां पर प्लस होगा माइनस, तो वो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले हुआ प्लस है, उसके बाद में हुआ माइनस है, फिर क्या हुआ प्लस है, फिर क्या हुआ माइनस है। यानी कि यहां पर कंटिन्यू चल रहा है, पहले प्लस उसके बाद में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस है। तो यहां पर देखिए माइनस का 125 है तो यहां पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 62 के अंदर क्या कर दें इस 216 को ऐड कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए हमें क्या करना है 62 के अंदर ऐड करना है 216 को। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 62 के अंदर 216 को ऐड कर देंगे तो यहां पर संख्या बन जाएगी 278। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या बनेगी 278। अब हमें देखना है कि 278 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 278 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई देखिए यदि आपको रीजनिंग में फुल में से फुल नंबर लेकर आने हैं तो आपको कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जैसे देखिए लगभग आपको 1 से 25 तक की संख्याओं के क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए और जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी को आपको नंबरिंग से याद कर लेना है, ठीक है। तभी आप रीजनिंग में फुल में से फुल नंबर आसानी से लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 8 का संबंध है 72 के साथ में और 5 का संबंध है 30 के साथ में, उसी प्रकार से 9 का संबंध किस संख्या के साथ में
होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 72 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 से यहाँ पर 30 कैसे बना है। फिर यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 72 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 8 से 72 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 8 का किया गया है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64 और इस 64 के अंदर मेरे भाई इसी 8 को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 64 के अंदर 8 को ऐड कर देंगे तो 64 और 8 मिलकर बन जाएगा 72। और ध्यान से देखिए 72 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 5 से यहाँ पर 30 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25 और इस 25 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी 5 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 के अंदर यदि हम 5 को ऐड कर देंगे तो 25 और 5 मिलकर बन जाएगा 30। और ध्यान से देखिए 30 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 9 का हम करेंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और इस 81 के अंदर हम ऐड कर देंगे इसी 9 को। तो यहाँ पर देखिए 81 और 9 मिलकर बन जाएगा 90, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। और ध्यान से देखिए 90 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जिस भी अभ्यर्थी को पहली बार के अंदर सिलेक्शन लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर इस दी गई लेटर सीरीज में आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो इस टाइप के सीरीज को सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है। और यदि ये तरीका आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए
जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस सीरीज के अंदर जितने भी आपको लेटर दिए गए हैं उन सभी को आपको क्या करना है, काउंट करना है, और जितने भी डैश दिए गए हैं उन सभी को भी क्या करना है, साथ में काउंट करना है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि सीरीज में हमें कितने लेटर दिए गए हैं, 16। और मेरे भाई यदि हम 16 का जोड़ा बनाना चाहें तो यहाँ पर देखिए हम 4 लेटर के कितने जोड़े बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे कैसे, वो देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 4 लेटर के जोड़े बनाएंगे, कितने, 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पहला जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 दूसरा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक है। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 तीसरा जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक, और 1 2 3 4 चौथा जोड़ा बन जाएगा ये। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, बहुत सिंपल तरीका है इसको सोल्व करने का। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है सबसे पहले h, उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले दिया गया है h, और यहाँ पर भी सबसे पहले दिया गया है h। तो मेरे भाई यहाँ पर दूसरे में भी सबसे पहले क्या आएगा, h, तो यहाँ पर हम भर देंगे h। ठीक है, उसके बाद में ध्यान से देखिए यहाँ पर h के जस्ट आगे दिया गया है f। ठीक है, और लास्ट में देखिए h के जस्ट आगे दिया गया है f। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए h के जस्ट आगे क्या आएगा, f आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए h के बाद में क्या आएगा, f आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया गया है जी, यहाँ पर भी हमें लास्ट में दिया गया है जी, यहाँ पर भी लास्ट में दिया गया है जी, और यहाँ पर लास्ट में डैश, तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, जी। अब हमने कौन कौन से लेटर भरे हैं वो काउंट कर लेना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने भरा एफ, उसके बाद में हमने भरा एच, फिर उसके बाद में हमने भरा एफ, और उसके बाद में हमने भरा जी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि अब हमें देखना है कि एफ एच एफ जी ये सभी लेटर में किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एफ एच एफ जी ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से जेड ए का संबंध है वाई बी के साथ में, उसी प्रकार से एक्स सी का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करोगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर जेड ए का संबंध वाई बी के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए जेड ए का संबंध वाई बी के साथ में कैसे है। तो देखिए यहां पर है जेड, जेड से क्या बन रहा है वाई, यानी कि देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए जेड आता है कितने नंबर पर, 26 नंबर पर है, और वाई आता है 25 नंबर पर। ठीक है, यदि हम 26 से 25 पे चलेंगे तो यहां पर देखिए यदि हम 26 में से क्या कर दें -1 कर दें तो बन जाएगा 25। यानी कि जो अल्फाबेट लेटर जेड है इसमें से -1 करके यहां पर लिखा गया है वाई। अब इसी प्रकार से देखिए आगे क्या हो रहा है, ए से बी, यानी कि ए आता है 1 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। अब 1 से 2 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2। यानी कि यहां पर क्या किया गया है, पहले लेटर के अंदर -1 करके लिखा गया है और दूसरे लेटर के अंदर +1 करके लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर बताएंगे कि एक्स सी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर पहला लेटर है एक्स, एक्स से हम यहां पर क्या करेंगे, लेटर ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एक्स आता है कितने नंबर पर, 24 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए पहले क्या किया गया था -1, तो 24 में से हम -1 कर देंगे तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 23, और 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डब्लू, तो यहां पर हम भर देंगे डब्लू। इसी प्रकार से यहां पर देखिए फिर क्या है सी, तो मेरे भाई सी से आगे याद करेंगे। ठीक है, तो सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए -1 करने के बाद में किया गया था +1, तो यहां
पर हम क्या कर देंगे, 3 के अंदर कर देंगे +1, तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4। और मेरे भाई 4 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डी, तो यहाँ पर हम भर देंगे डी। यानी कि जिस प्रकार से ZA का संबंध है YB के साथ में, उसी प्रकार से XC का संबंध हो जाएगा WD के साथ में। अब हमें देखना है कि WD किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर WD हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉनों की संख्या, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है, ठीक है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ऑप्शन ए है उड़द में, ऑप्शन बी है चना में, ऑप्शन सी है मटर में, और ऑप्शन डी है सोयाबीन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से सोयाबीन में प्रोटीन का स्रोत सबसे अधिक पाया जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चांदी का, ऑप्शन बी है तांबा का, ऑप्शन सी है लेड का, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से तांबा धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि उर्वरकों के निर्माण में इन सभी में से पोटेशियम तत्व को प्रयोग में लाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, या तो अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्न को नोट कर लो या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क को, ऑप्शन बी है यकृत को, ऑप्शन सी है फेफड़ों को और ऑप्शन डी है आंतों को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि निमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट, ऑप्शन सी है 1.5 सेकेंड और ऑप्शन डी है 0.8 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया था कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस का, ऑप्शन बी है चारकोल का, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट का और ऑप्शन डी है गंधक का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इसी के साथ में आप याद रखना, जो ये ग्रेफाइट है ये एक प्रकार का क्या होता है? तो मेरे भाई ये एक प्रकार का अधातु होता है। ठीक है, और ये ग्रेफाइट अधातु होने के साथ में विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कैंडेला किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी है ज्योति दाब का, ऑप्शन सी है ज्योति तीव्रता का और ऑप्शन डी है
ज्योति प्रभाव का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक जेम्स वॉट ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक गैलीलियो ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि टेलीस्कोप की खोज की थी वैज्ञानिक गैलीलियो ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? ऑप्शन ए लोहा धातु, ऑप्शन बी है निकेल धातु, ऑप्शन सी है कोबाल्ट धातु, और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम धातु। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से एल्यूमिनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो एंथ्रासाइट नामक जो कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट रामबाण लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। मेरे भाई व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।